तो नमस्कार है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिप जॉइंट काइनेमेटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक को मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करूंगा आप लोगों को, जिससे आपका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिप जॉइंट काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज हिप जॉइंट? हिप जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हम साइनोवियल जॉइंट तो जानते हैं, वो जॉइंट जिसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है। हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम जो मूवेबल जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है। ठीक है, और ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट है। इसको मैं आपको फिगर के जरिए समझाता हूँ। ये हो गया इसका सॉकेट, ठीक है, और ये हो गया इसका बॉल। ठीक है, बॉल जो है सॉकेट में फिट हो जाता है। इस टाइप के जॉइंट को हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और ये हिप जॉइंट जो है एक प्रकार का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन ये बहुत स्टेबल जॉइंट है। स्टेबल इसलिए क्योंकि इसका जो सॉकेट है वो काफी, इसका डेप्थ काफी ज्यादा है, और इसका जो बॉल है वो भी, जिसका स्फेरिकल शेप है वो काफी, इसका परसेंटेज ज्यादा है। अगर मैं इसको शोल्डर जॉइंट से कंपेयर करूं, जो खुद में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें सॉकेट जो है काफी शैलो होता है और उसका जो बॉल होता है वो भी काफी शैलो रहता है, तो वो एक तरह से बहुत अनस्टेबल जॉइंट है। और हिप में क्या है कि बहुत डीप इसका सॉकेट होता है और बॉल भी काफी स्फेरिकल होता है, तो ये एक स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, तो इस पर हम कहेंगे कि जो एसेटोबुलम है ऑलमोस्ट हेमिस्फीयर रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हेमिस्फीयर यानी कि आधा हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर का वो पार्ट रहता है, और उसका जो हेड है वो 3/4 ऑफ द स्फीयर को फॉलो करता है। मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लगभग एक हाफ ऑफ द स्फीयर का एक पोर्शन जो है ये फॉर्म करता है सेरेबेलम। ठीक है, ये बॉल हो गया, सॉकेट हो गया, और जो बॉल है जो कि हेड ऑफ द फीमर फॉर्मेशन करता है, ये देखिए 3/4, अगर मान लीजिए ये पूरा जो स्फीयर को ले ले, तो इसका ये जो पोर्शन है वो 3/4 ऑफ द पोर्शन जो है वो हेड ऑफ द फीमर बनाता है। तो सोचिए ये कितना स्टेबल जॉइंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल स्टैंडिंग में हिप जॉइंट का क्या पोजीशन रहता है? तो नॉर्मल स्टैंडिंग में जब हम नॉर्मली स्टैंड करते हैं तो एसेटाबुलम जो है वो फेसेस फॉरवर्ड, यानी कि ये फॉरवर्ड एंटीरियरली फेस करता है। फिर थोड़ा सा ये देखिए डाउनवर्ड की तरफ ये डायरेक्टेड है, एंड अपवर्ड यानी कि बाहर की तरफ ये डायरेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं इसको अपने हाथ से दिखाऊं तो मान लीजिए ये सॉरी, इसको ले लेते हैं, राइट साइड का ये एसिटाबुलम है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, थोड़ा सा ये एंटीरियरली की तरफ फेस रहेगा, इस तरह से एंटीरियर की तरफ फेस हुआ। ठीक है, और थोड़ा सा ये आउटवर्ड, मतलब कि आउटवर्ड की तरफ फेस है, और ये डाउनवर्ड की तरफ भी फेस है। ठीक है, तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, एंटीरियरली फेस है, आउटवर्ड फेस है, और डाउनवर्ड फेस है। यानी कि ये अपवर्ड की तरफ फेस नहीं है, ये डाउनवर्ड की तरफ फेस है। एक हेड ऑफ द, ये जो हेड ऑफ द फीमर है ये फॉरवर्ड रहेगा, अपवर्ड रहेगा, एंड इनवर्ड रहेगा। यानी फॉरवर्ड यानी कि ये हल्का सा एंटीरियरली की तरफ ये रहेगा इसका डायरेक्शन, और ये अपवर्ड, देखिए ये इसका जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड है, और ये इनवर्ड की तरफ ये डायरेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अपने इस हैंड से समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मेरा हेड ऑफ द फीमर है और ये फीमर बोन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये फॉरवर्ड यानी कि एंटीरियरली डायरेक्टेड है, यानी कि ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये स्लाइटली फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है, देन स्लाइटली अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन है, ये अपवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है, और ये इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ ये डायरेक्टेड है। तो इस चीज से होता है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड इज नॉट कवर्ड बाय एसेटाबुलम। जो एंटीरियर पार्ट है वो हल्का सा फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्टेड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड इज नॉट कवर्ड बाय द एसेटाबुलम। एसेटाबुलम इस तरह से है, और ये एंटीरियर पार्ट को कवर नहीं करता है नॉर्मल स्टैंड में। सो एंटीरियरली इट इज वीकर, एंटीरियरली ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक एंड साफ्ट एंगल। ठीक है, नेक साफ्ट एंगल। ठीक है, ये जो हेड ऑफ द फीमर है ये साफ्ट ऑफ द फीमर से कनेक्टेड रहता है एक नेक से, इसको हम लोग बोलते हैं नेक। ठीक है, ये नेक जो है इस शाफ्ट से एक एंगल बनाता है। तो मान लीजिए एक ट्रांसवर्स लाइन इस नेक से गुजरता है, और एक ट्रांसवर्स लाइन अगर हम
शाफ्ट से बनाते हैं। ये बीच में जो एक एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं नेक एंड शाफ्ट एंगल। ठीक है, नॉर्मल चिल्ड्रन में ये नेक एंड शाफ्ट एंगल जो है वो 150 डिग्री रहता है, 150 डिग्री रहता है। लेकिन जैसे बड़ा होता है, बॉडी का वेट उसके ऊपर गिरता है, तो वो धीरे धीरे रेड्यूस होता है कि ये 125 डिग्री रहता है, यानी कि एक अडल्ट में ये 120 डिग्री का एंगल ये रहता है। तो इस चीज को आप याद रखिए, चिल्ड्रन में 150 डिग्री रहता है नेक एंड शाफ्ट एंगल, और एडल्ट में ये 125 डिग्री रहता है। फ्रेंड्स, ये तो था नॉर्मल नेक एंड शाफ्ट एंगल, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट में 125 डिग्री रहता है। लेकिन किसी किसी कंडीशन में ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज है, और ये डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, वो कंडीशन चाहे वो सर फ्रैक्चर की वजह से हो या फिर कंजेनाइटल इश्यू की वजह से हो। जब ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को हम कॉक्सा वेल्गा कहते हैं। ये देखिए इंक्रीज इन नेक शाफ्ट एंगल। और जब ये एंगल रेड्यूस हो जाए, देखिए डिक्रीज हो गया है, इस कंडीशन को हम कॉक्सा वेल्गा कहते हैं, जिसमें नेक एंड शाफ्ट एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है ये ट्रांसवर्स प्लेन में होता है। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मान लीजिए ये फीमर बोन है। फीमर बोन को अगर मैं टेबल में इस तरह से फ्लैट रख दूं तो इसमें ये जो नेक है ये एक टेबल का जो का सरफेस से एक एंगल बनाता है। ठीक है, मैं इसको इस फिगर में यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये है टेबल, टेबल पे ये रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है एक एंगल बना रहा है इस टेबल का एक्सिस से। ठीक है, टेबल का जो सरफेस है उसका एक्सिस से एंगल बना रहा है। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है नॉर्मल इंडिविजुअल में 10 to 15 डिग्री रहता है। लेकिन ये एंगल भी किसी कंडीशन में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, जब ये एंगल इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए ये जो नेक है वो इस डायरेक्शन में आ जाए और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डेक्लिनेशन इंक्रीज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम एंटीवर्सन कहते हैं। व्हेन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इंक्रीज्ड इट इज मोर फाउंड इन चिल्ड्रन। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये भी नॉर्मल कंडीशन आ जाता है। जब ये एंगल रेड्यूस हो जाए, ये रेड्यूस हो जाए, तो इससे हम इस कंडीशन को हम कहते हैं रेट्रोवर्सन। व्हेन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये भी चिल्ड्रन में ज्यादा पाया जाता है और समय के साथ कई बार ये भी हो जाता है। तो चलिए मैं इस चीज को समराइज कर देता हूँ। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रंटल प्लेन में हम देखते हैं। फ्रंटल प्लेन आपने पढ़ा होगा, अगर प्लेन और एक्सिस के बारे में मैंने आज बहुत बढ़िया एक वीडियो लेसन बनाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। फ्रंटल प्लेन ये होता है। तो फ्रंटल प्लेन में ये जो एंगल फॉर्मेशन है इसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो जाता है तो इसे हम कॉक्सा वेल्गा कहते हैं, और जब ये डिक्रीज हो जाता है कॉक्सा वेल्गा कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ट्रांसवर्स प्लेन में आपको दिखाई देगा। जब ये डिक्रीज हो जाए इसे हम एंटीवर्सन कहेंगे, और जब ये डिक्रीज हो जाए तो इसे हम रेट्रोवर्सन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगले चैप्टर में मैं हिप जॉइंट के बारे में ही, उसके बायोमैकेनिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू।